आप सभी का एग्जाम वॉरियर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। तो आइए हम बात करते हैं अपने भारत के संविधान की। देखते हैं भारत के संविधान के निर्माण में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और किस तरीके से हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। ये संविधान केवल पढ़ने वाले के लिए है महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक कंपटीशन या फिर पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसमें हमें हमारे अधिकार बताए गए हैं, हमारे कर्तव्य बताए गए हैं। तो हमें अपने अधिकार और अपने कर्तव्य पता होना चाहिए, तभी वास्तव में हम एक भारत के और सच्चे नागरिक हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले करते संविधान होता क्या है। तो संविधान क्या होता है, क्या है ये संविधान जैसी चीज, संविधान जैसा शब्द। तो संविधान देखिए कुछ नहीं, एक ऐसा दस्तावेज है जिस दस्तावेज में किसी देश के नागरिकों के कर्तव्य और उनके अधिकार लिखे होते हैं। इसके साथ कुछ कानूनी अधिनियम भी लिखे गए होते हैं, उसको हम संविधान कहते हैं। एक मोटी परिभाषा इस तरीके से समझ लीजिए, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ गई कि संविधान जैसी एक चीज होनी चाहिए। क्या बिना संविधान के कोई देश नहीं चल सकता। तो देखिए संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि सबसे पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे हमारे देश में, उस समय राजाओं का अधिकार था और राजा अपनी मर्जी से जनता पर शासन करते थे। अपनी मर्जी से जो भी उनके मन को अच्छा लगता था वही करते थे, वही नियम और वही कानून हो जाया करता था। उसके बाद हमारे देश पर अंग्रेजों ने अपना शासन किया। अब अंग्रेज जब हम पर शासन कर रहे थे तो उन्हें जो अच्छा लगता था उसी को वो कानून बना देते थे, उसी को वह फॉलो करते थे जो उनको अच्छा लगता था और उनके हित में होता था। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश से जाने वाले थे और हमारे देश में अब इसके बाद कोई राजशाही भी स्थापित नहीं होती, यानी जनता का एक शासन लोकतंत्र स्थापित होने वाला था, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा कानून, एक ऐसे नियम की आवश्यकता थी जिससे कि पूरे देश के नागरिक उस नियम को मानकर चलें और जिससे कि हमारे देश का उत्थान हो सके और विकास हो सके। तो इसलिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ी और तब जाकर संविधान जैसी एक चीज को निर्मित किया गया जिसने हमारे पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखा है। तो देखिए संविधान जैसी कोई चीज होनी चाहिए, ऐसी बात सबसे पहले ऐसा विचार आया था 1924 में। और 1924 में ऐसा विचार सबसे पहले आया था वो स्वराज पार्टी के अंदर आया था। किसके? स्वराज पार्टी के अंदर आया था। स्वराज पार्टी जो थी ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की एक पार्टी थी जिसका गठन हुआ था 1923 में। 1923 में इसका गठन हुआ था। इसके ठीक 10 साल बाद 1934 में M.N. राय नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने भी इस चीज को कहा था कि हाँ संविधान जैसी कोई चीज होनी चाहिए, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम जरूर होना चाहिए जो जिसको मानकर, जिसको फॉलो करके सभी नागरिक चलें और कोई भी नागरिक एक दूसरे को हानि ना पहुंचाए, केवल देश के उत्थान के बारे में ही विचार करे। ठीक इसी बात को 1938 में कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। कांग्रेस ने स्वीकार किया और नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है कि अब हम क्या करेंगे, एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें केवल भारतीयों का ही सहयोग होगा, किसी भी बाहरी ताकत का कोई भी सहयोग नहीं होगा। क्यों बाहरी ताकत का सहयोग क्यों कहा? क्योंकि 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आया था। इसमें भारतीय नागरिकों को कुछ छोटे मोटे अधिकार दिए गए थे
और वो अधिकार ऐसे थे जिनसे लाभ केवल और केवल कंपनी को होता था, यानी ब्रिटेन को होता था, भारतीयों को कोई लाभ नहीं होता था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब 1938 में इन्होंने ये जोर देकर ऐसे इसलिए कहा क्योंकि इस समय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली थी, और उसमें भारत के लोग भी बढ़ चढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ यानी ब्रिटेन के खिलाफ हिस्सा लेने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस भी इसमें हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, आप ही हैं जो हमारी जनता को एकता के सूत्र में बांधकर इकट्ठा करके और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, जिससे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये हिंसा का रास्ता है और हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहते। इस बात पर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़कर चले जाते हैं और फिर जापान में जाकर अपनी सेना का गठन करते हैं, फिर वहां से अटैक करते हैं और कुछ जगहों को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवा लेते हैं। चलिए उस चीज को छोड़ दीजिए। 1938 में ऐसा हुआ और वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो क्या होने लगा, भारतीय भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और दूसरे कंट्री भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो जब अंग्रेज अकेले पड़ने लगे तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों से मदद मांगी। इस पर भारतीयों ने यह कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमको स्वतंत्र करना होगा। अब अंग्रेज पूरी तरह से बेबस थे कि अगर हमने स्वतंत्र नहीं किया तो जो कुछ है हमारे पास वो भी चला जाएगा। तो इस बात पर वो आश्वासन देते हैं कि हाँ, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे और आप हमारी सहायता कीजिए, लेकिन ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा तब हम आपको स्वतंत्र करेंगे। इसी बात को लेकर 1942 में ब्रिटेन में एक प्रस्ताव पारित किया गया ब्रिटेन की संसद में, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 सदस्य थे और इसको एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया इसका, जिसे क्रिप्स कहा गया। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो इसके सदस्य थे, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन भी कहा गया था। अब क्रिप्स मिशन क्या करता है, 1942 में भारत आते हैं। क्या करता है, भारत आता है अपने सदस्यों के साथ। भारत आए तो भारत में देखिए 2 पार्टी उस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। एक पार्टी थी कांग्रेस, एक पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस, और दूसरी पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग। दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस ने कहा था ठीक, क्योंकि कांग्रेस ही सब कुछ कर रही थी। मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, हम ये चीज नहीं मानेंगे और हम क्या करेंगे, हम इससे अपने संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे। जो भी आप दलील लेकर आए हैं, प्रस्ताव जो भी आप लेकर आए हैं, वो सभी आपके प्रस्ताव गलत हैं, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। मुस्लिम लीग ने कोई भी बात नहीं मानी। फलस्वरूप ये जो क्रिप्स मिशन भारत आया था ये वापस चला गया बिना किसी यहां पर कुछ भी किए। अब क्या होता है, 1946 में जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद इसी क्रिप्स मिशन में कुछ बदलाव किए जाते हैं इनके प्रस्तावों में, इसकी नीतियों में, और एक नया प्रस्ताव लाया जाता है जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 व्यक्ति 1946 में भारत आते हैं और 1946 में जब भारत आते हैं तो वो डायरेक्ट मुस्लिम लीग से मिलते हैं और कहते हैं कि आपको जो दलीलें पसंद नहीं थी, जो प्रस्ताव पसंद नहीं थे, उन प्रस्ताव में हमने ये परिवर्तन किए हैं, क्या ये परिवर्तन आपको ठीक लगते हैं। इस पर मुस्लिम लीग को कई लोगों ने समझाया और इनके समझाने के बाद मुस्लिम लीग के कुछ नेता खुद इसी के थे, उन्होंने भी मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया कि हमें एक साथ रहना चाहिए और हम एक साथ ही ठीक हैं। तो इस पर मुस्लिम लीग जो है कुछ सहमत हुई, लेकिन अधिकांश लोग जो थे वो एक अलग राष्ट्र की ही मांग कर रहे थे। अब क्रिप्स मिशन में देखिए कौन 3 लोग आए थे। सबसे पहले तो इसके कैबिनेट मिशन में कौन जो लोग जो आए थे वो कौन थे, सबसे पहले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स।
देखिए यही अध्यक्ष थे इसके, पहले भी यही अध्यक्ष थे। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे इसके पैथिक लॉरेंस। तीसरे कौन थे? पैथिक लॉरेंस। तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। और ये कब आया था कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ठीक, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब देखिए क्या होता है, 1946 में आया था, तो 1946 में अब देखिए क्या होना शुरू होता है। अब जब मुस्लिम लीग भी राजी हो गई, कांग्रेस तो पहले से ही सहमत थी, अब होगा संविधान सभा का गठन। तो देखिए नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। और इस संविधान सभा में जब गठन होता है नवंबर 289, इनमें से 296 सदस्य जो थे ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। ब्रिटिश प्रांतों से आए, ब्रिटिश प्रांतों का मतलब ऐसे जगह से चुनकर आए थे जहां पर ब्रिटेन का शासन था। ठीक, और ये आए थे देसी रियासतों से। देसी रियासतों का मतलब अभी भी कुछ ऐसी जगह थी जहां पर ब्रिटेन ने अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया था। ठीक, वहां से ये आए थे 93 लोग। अब ये जो 296 आए थे, इनको भी दो भागों में बांटा गया था। इसमें से 292 जो सदस्य थे वो चुनाव से चुनकर आए थे, चुने हुए थे। ठीक, और बाकी के जो 4 लोग थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से आए थे। उस समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे भारत में। ठीक, तो वहां से आए थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, ठीक, और हमारा बंबई प्रेसिडेंसी हो गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो गया। तो इस तरीके से 4 प्रेसिडेंसियां थी, उनसे चुन के आए थे। ये बाकी जहां पर ब्रिटेन का शासन था वहां से चुन के आए थे, ये जनता द्वारा चुने गए थे। जनता ने कैसे चुना था? वयस्क मताधिकार पर। उस समय वयस्कों की जो आयु थी न्यूनतम वो 21 वर्ष मानी जाती थी, तो उन लोगों से चुनकर आए थे। ये जो थे देसी रियासतें, मतलब जहां पर राजा भी बने हुए थे, वहां से आए थे। राजा या तो खुद आया था या उसने अपना कोई प्रतिनिधि भेज दिया था। अब 1946 में, नवंबर 1946 में क्या हुआ, यह घटना घटित हो गई। अब तो देखिए संविधान सभा की सबसे पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक होती है। कहाँ होती है? काउंसिल चैम्बर में, नई दिल्ली में होती है, और इसके पुस्तकालय में। अब हम ठहरे भारतीय, ठीक, तो इसमें क्या होता है, काउंसिल चैम्बर के जो पुस्तकालय था बड़ा सा हॉल था, तो उसमें सभी लोग इकट्ठे हुए। ये जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था, इसके 3 सदस्य आए हुए थे और इनके सहयोगी भी आए हुए थे। अब हम लोग भी, यानी कि 389 लोग हमारे गए थे। ठीक, वहां पर अब हम लोग क्या देखने गए थे, यहाँ के कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि होने वाला क्या है वहां। ठीक, तो पहुंच गए वहां। हम ठहरे भारत के लोग, और हम भारत के लोग कैसे हैं कि अगर सत्यनारायण की कथा सुनने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस दिन नहाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे, पंडित जी कहेंगे तभी नहाएंगे, इससे पहले नहाएंगे ही नहीं। पंडित जी पूछेंगे क्या नहा के बैठे हो, तो पंडित जी का मुंह देखेंगे क्या नहाना भी है, पंडित जी कहेंगे हाँ नहा लो तभी नहाएंगे, इससे पहले नहाते भी नहीं। तो क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को काउंसिल चैम्बर में संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई। अब इस दिन सभी लोग इकट्ठे हुए। अब भारतीयों के मन में यह खुशी कि अब हम स्वतंत्र हो गए, अब हम बैठेंगे। तो अपनी अपनी कुर्सी पे सभी बैठ गए, बैठ के सुनने लगे, देखने लगे, हाँ भाई देखो क्या हो रहा है, कैसे क्या होगा, संविधान कैसे बनेगा, ठीक, कहाँ से क्या होगा, गैस आएगी, पूड़ी वोड़ी बनेगी तो कैसे क्या बटेगा। ठीक, अब जब वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, वो कहता है कि हाँ भाई कांग्रेस वाले और मुस्लिम लीग के सभी आ गए,
तो बताया जाता कि कांग्रेस वाले तो सभी आए, मुस्लिम लीग नहीं आई। कि क्यों? कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया क्यों? मुस्लिम लीग तो राजी थी। कहीं मुस्लिम लीग राजी नहीं है, मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया, वो नहीं आएगी। कुछ लोग बोले नहीं नहीं आएंगे, आएंगे, आज नहीं आए कल आएंगे। उन्होंने कहा नहीं आएंगे यार, हमसे अभी बात हुई, नहीं आएंगे। बोले तुमसे कैसे बात हुई यार, कब आएंगे, कैसे नहीं? हमसे खुद अभी हम मिल के आ रहे हैं, बोले कल आएंगे आज नहीं आएंगे। कहीं चलो कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे, देखेंगे। फिलहाल ऐसा करो, आज की कार्रवाई शुरू करो। तो हाँ बोले, कुछ लोग बोले हाँ हाँ आज का शुरू करो, जो भी मामला है। तो शुरू कर दिया गया। अब जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था वो कह रहा है कि देखो चलिए अपने अध्यक्ष को अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए कहिए। आपका अध्यक्ष कौन है, अपनी कुर्सी पर बैठे आके। अब जितने भी भारत के लोग थे वो एक दूसरे का मुंह देख रहे, क्यों यार ये क्या आफत है, ये अध्यक्ष क्या बवाल है। अब चुपचाप बैठे। वो पूछ रहा है, स्टेफोर्ड क्रिप्स उधर कह रहा है कि कौन भाई अध्यक्ष कौन है। अब हम लोग क्या है, भारत वाले देख रहे हैं एक दूसरे के मुंह, साला ये क्या आफत है। एक दूसरे से पूछे क्यों तुम्हें पता? वो कह रहा नहीं हमें नहीं मालूम है। कह रहा फिर यार ये आफत क्या है यार, बताओ जल्दी क्या पूछ रहा है ये। कुछ लोग ऐसे थे उनको हिंदी आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, वो समझ नहीं पाए कि क्या कह रहा है यार, बताओ तो हमें। वो कह रहा चुप हो यार, पता नहीं क्या। अब कुछ लोग ये सोच रहे ऐसा नहीं कहीं वहां बैठाए और पता चले कटवा दे, कहे पहले बलि दो। ऐसा भी होता था पहले के जमाने में कि कोई काम नया शुरू करो, कहीं पहले बलि दे दो यहाँ। तो ऐसा नहीं कि वहां बैठा के आदमी कटवा दिया जाए, तो भी कोई नहीं खड़ा हो रहा है। अब ये किसी को पता ही नहीं कि ये सबसे बड़ा ओहदा है, वहां पद पे बैठ जलवा आएगा। ये पता हो तो सब पहुंच जाते कि हम बनेंगे हम बनेंगे। ये पता ही नहीं किसी को। अब ये सोच रहे कि यार क्या आफत है। तो अब एक दूसरे से कहे तू बैठ जा यार, तू बैठ जा, बहुत जलवा आएगा। हम क्यों बैठ जाए, तुम ना बैठ जाओ यार, मरवाने को घूम रहे हो, पता नहीं क्या होगा जलवा, अब मैंने बैठूंगा। अब वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे यार, आफत है यार, पता नहीं क्या है। तो अब देखते रहे क्या करें। वो फिर पूछ रहा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, कह रहा है यार जल्दी बैठा लो, टाइम हो रहा है, टाइम हो जाएगा फिर लंच करेंगे यार। अब सब एक दूसरे को देख रहे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी के। भारतीयों में एक कला होती है कि जहां पर ऐसी कोई शंका होती है कि हाँ वहां जाओगे मर जाओगे, तो कहते पहले बूढ़ा है, बड़े बूढ़े को ढूंढो, उसे आगे करो। मरेगा तो साला बूढ़ा मरेगा, जवान आदमी नहीं मरेगा, मरने दो बूढ़े को, फायदा भी क्या पड़ा रहता है। अब संविधान सभा में ढूंढो, सबने कहा ढूंढो कोई बुढ़ा, ढूंढो बुढ़ा, कोई नहीं मिला। डॉक्टर सच्चिदानंद थे, हाँ सच्चिदानंद मिल गए। कहीं यही हैं बूढ़े, इनको बैठाओ, इन्हें बैठाओ। उन्हें पकड़ा, उठाया, दो लोगों ने उधर पकड़ा, उठो बाबा उठो। अब वो ऐसे देख रहे हैं, हाँ क्या हुआ, अरे उठो। अब वो कह रहे हमसे नहीं उठा जा रहा है, कह रहे हम उठा लेंगे। दो ने उधर हाथ पकड़ा, दो ने उधर, चार लोगों ने उठा के उन्हें बैठा दिया जाके। अब वो ऐसे देख रहे कहाँ बैठा दिया आके यार, बैठे रहो बाबा, चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं है, ठीक। बैठा के लोग चले आप कर, मरेगा साला बुढ़ा मरेगा, बच जाएंगे, ठीक। तो डॉक्टर सच्चिदानंद को उस दिन बैठा दिया गया। अब डॉक्टर सच्चिदानंद से पूछा स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कि तुम अध्यक्ष हो? वो कह रहे ये क्या आफत है, हम अध्यक्ष कुछ नहीं है, हमने बैठेंगे यहाँ। वो उठ के चल दिए, ठीक। लोगों ने कहा बैठो यार बाबा बैठो, वहां तुम्हारा ही काम है, वहां हम लोगों को कोई काम नहीं है, तुम्हारा ही काम है, मरो तो तुम ही मरो, है। अब डॉक्टर सच्चिदानंद को जबरदस्ती बैठा दिया लोगों ने, ठीक। तो अब स्टेफोर्ड क्रिप्स कह रहे ये अध्यक्ष तो है ही नहीं, ये तो मना कर रहे हैं, तुम लोग अध्यक्ष अपना चुना के नहीं लाए हो। तो लोगों ने कहा हमें पता ही नहीं था ये आफत क्या होगी। कह रहे यार तुम्हें नहीं पता था, चलो आज जो भी है इन्हें बैठा दिया, इन्हें सुनाई भी नहीं देता है ना दिखाई दे रहा है। एक दो उसमें और ऐसे लफंगा टाइप के थे, उनने कहा हाँ और क्या, तुम्हें जवान आदमी बैठा देंगे वहां, मार डालो फ्री में, ठीक। तो कहीं बुढ़ा ही मारो तो उसे इन्हें बैठा दिया, ठीक। तो उनने कहा चलो, क्रिप्स बोला कि आज की तो सभा हम करे दे रहे हैं, लेकिन इनको ये स्थायी रूप से काम बढ़िया नहीं करेंगे, सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे काम बढ़िया करेंगे। आज की तो हम कर देते हैं, अब जो दूसरी होगी 11 तारीख को, उसका आपको दूसरा छांट के लाना, बढ़िया जो आदमी हो, जिसको दिखाई हो, सुनाई दे, बोल भी पाए तो बोल भी नहीं पाएंगे, चिल्ला भी नहीं पाएंगे, चिल्लाना पड़ेगा वहां। हम सुनते कहाँ हैं भारतीय वाले, संसद भवन में तो जैसे लड़ने लगते हैं एक दूसरे का, अगर कुछ ना हो तो एक दूसरे की चोटी पकड़ के लड़ जाएं, ठीक।
तो रोकेंगे कैसे अगर लड़ने लगे तो लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक ठीक आज का करो, कल का देखा जाएगा। तो इनको अस्थायी सदस्य बना दिया गया उस दिन और बैठा दिया गया। दोबारा जब होती है 11 तारीख को बैठक, तो 11 तारीख को अब भारतीय जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि अब की बढ़िया करके लेके जाएंगे, कोई बढ़िया आदमी छांट के बाहर निकले। अब डॉक्टर सच्चिदानंद निकले कि क्यों रे, हमें कहाँ बैठा दिया था? कह रहे बाबा तुम्हें बढ़िया जगह बैठाया कि वहां मिलेगा माल। कहे क्या? कहे वो अध्यक्ष की कुर्सी है, जलवे आ जाएंगे जलवे। बुढ़ाई कह रहे हैं कि कल फिर बैठालना। कहे अब नहीं, अब तो दूसरा बैठेगा, तुम आज उठ भाग रहे थे, तुम्हें क्या बैठा लेंगे, तुम्हें वहां बैठा नहीं जा रहा है। कहीं नहीं आ रहा, अब बैठेंगे। कहीं बैठोगे नहीं, अब तुम्हें दूसरा बैठाएंगे, अब नहीं बैठाएंगे तुम्हें, तुम गड़बड़ कर देते हो, वहां उठ के भागने लगते हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब वो तुम्हारा नाम ही उनने काट दिया आज, अब वो तुम्हारा नाम नहीं लिखेंगे। कहीं नहीं यार भैया लिखवा दो। कहीं लिखवा कहाँ से दे, कट गया, तुम वहां उठ के भाग रहे थे। आदमी तुम समझते बात नहीं हो, मामला कितना कठिन था, तुम उठ के भाग रहे, वहां बैठे रहते तसल्ली से, तभी तो तुम्हें बैठाला जाके हैं। हम तुम्हारे मतलब तुम्हें उठा के ले गए तब बैठाया तुम्हें, और तुम उठ के भाग रहे थे। ये तो समझो बात, कैसे उठे इतने भजन तुम में। एक तो क्या खाया तुमने जवानी में। अब बड़ा सच्चिदानंद कह रहे हैं तो गड़बड़ हो गया मामला सारा, उठ के भाग खड़े हुए, नहीं बैठे रहते तो मामला कुछ और मिलता। ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद हैं वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। 11 तारीख को जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो इस सभा में भारतीय कहते हैं बेटा अब की मिलो अंग्रेज तुम्हें, अब की बेटा तुमसे 2 कदम अगर आगे ना रहे तो हम भी कोई बात नहीं। इन्होंने कहा देखो एक अध्यक्ष चुन के ले चलेंगे हम, तो इन्होंने अध्यक्ष चुन लिया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कहीं इन्हें सुनाई भी देता है, बोल भी लेते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब काम करेंगे बढ़िया। और कहीं अगर कहीं ये निपटा गए या कहीं इनकी बलि चढ़ाई गई तो 2 और तैयार रखो बकरे। तो 2 कौन बकरे तैयार रखे गए? HC मुखर्जी, इनसे कहा तो ये अब 1-2 और पीछे लगे रहे कि हमें बैठा लेना। सच्चिदानंद कह रहे हमें बैठा लेना, कि तुम्हें नहीं बैठा लेंगे, तुम्हें सुनाई नहीं देता यार। और दूसरे थे TB कृष्णामाचारी, TB कृष्णामाचारी। तो ये 2 लोग उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और ये अध्यक्ष के रूप में 11 तारीख यानी 11 दिसंबर 1946 को पहुंचे। और जब 11 दिसंबर 1946 को पहुंचे तो एक पर्चा बढ़ा दिया धीरे से, ये लो ये देखो अध्यक्ष हैं और ये उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं को रखना है। तो ठीक है, अंग्रेजों ने इनके नाम पर मोहर लगा दी और इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्या? स्थायी अध्यक्ष बना दिया और बताया कि अगर ये निपटे तो इनमें से कोई एक बैठ जाएगा इनकी पद पर। ठीक, तो ये दोनों लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, TB कृष्णामाचारी और HC मुखर्जी। इन दोनों लोगों को उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था उसी दिन। 13 तारीख को क्या होता है? तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या होता है? उद्देश्य से प्रस्ताव लाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और विभिन्न प्रकार की समितियां भी गठित की जाती हैं। इसमें 2 तरह की समितियां गठित की गई थीं 13 तारीख को, एक बड़ी समिति और दूसरी छोटी समितियां। छोटी समितियों की अगर हम बात करें तो लगभग 13 समितियां थीं और बड़ी समितियों की अगर हम बात करें तो लगभग 8 समितियां गठित की गई थीं। तो बड़ी समितियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी जिसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है? BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके? प्रारूप समिति के। और इसके सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। ठीक, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो कौन थे? देखिए, संघ शक्ति के सदस्य, वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघ का मतलब होता है पूरा देश, तो देश की शक्ति किसमें होती है? प्रधानमंत्री में। और प्रधानमंत्री कौन बने थे पहले? जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेहरू जी ही क्या थे? नेहरू जी क्या थे?
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए स्थायी अध्यक्ष बने थे। अब ये जब कहेंगे तभी तो कोई संचालन होगा, तो संचालन समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन कौन करेगा? अध्यक्ष कहेगा हाँ भाई शुरू करो, तभी शुरू होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, संचालन समिति और नियम समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक थी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज नीति, राष्ट्रीय ध्वज समिति। ठीक, तो इस समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार अगर समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो वो थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1924 में सबसे पहले मौलिक अधिकारों जैसी चीज होनी चाहिए इसकी बात कही थी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। इतनी बात क्लियर हो गई। जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब ये हो गई एक घटना। देखिए कई घटनाएं उस समय एक साथ चल रही थी, जिसमें हमारे ही देश में ये घटना हो रही थी। इसके साथ साथ एक मुस्लिम लीग थी, वो यहाँ से रूठी हुई थी, तो मुस्लिम लीग को मनाने के लिए भी काम चल रहे थे। दूसरा काम ब्रिटेन में चल रहा था, तो वहाँ की संसद में भी जो काम काज था, भारत को आज़ाद करना था, तो वहाँ पर भी कार्रवाई चल रही थी। तो ये घटना यहाँ की हो गई। अब देखिए ये सब काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। मुस्लिम लीग अभी तक नहीं आई। मुस्लिम लीग कह रही है कि हमें तो आज़ादी चाहिए, मतलब हमें एक नया राष्ट्र ही चाहिए, तभी हम राजी होंगे। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, वो कह रहे हैं कि तुमने पहले तो मान लिया, अब तुम कह ही नहीं रहे हो। ये यहाँ से क्या कर देते हैं, ब्रिटेन को पहले खबर कर देते कि हाँ भाई दोनों लोग सहमत हो गए, अब हम संविधान सभा का गठन भी कर लिया, अब हम कार्रवाई करने लगे। वहाँ क्या होने लगा, वहाँ यानी कि ब्रिटेन में जो वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, कौन थे? क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा। क्लीमेंट यानी क्लीन करने के लिए आए थे, एटली, क्लीमेंट एटली थे। और इस समय यानी 1946-47 में भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक, वो था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो, ठीक, लिनलिथगो थे भारत का जनरल गवर्नर। अब क्या हुआ, 22 जनवरी को जब ये पारित हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग अभी भी इससे सहमत नहीं थी। उधर क्लीमेंट एटली क्या कर देते हैं, क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को 1947 को ब्रिटेन में भारत स्वतंत्रता अधिनियम घोषणा करते हैं वहां पर, और कहते हैं कि लगभग 30 जून तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये क्लीमेंट एटली वहां ब्रिटेन में कहते हैं। इधर जो मुस्लिम लीग थी वो कह रही नहीं, हम कैसे स्वतंत्र कैसे कर दोगे हमारे बिना, वो मानने को तैयार नहीं। लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे, लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत का इतिहास पढ़ लिया। अब भारत का इतिहास कौन सा पढ़ा, इन्होंने इतिहास पढ़ा था मंगल पांडे, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन जैसे महापुरुषों का इन्होंने इतिहास पढ़ लिया कि ये लोग ऐसे कि ना तो खुद मरने से डरते हैं, ना तुम्हें मारने से डरते हैं। अगर इनका मूड घूम गया भारतीयों का, ठीक, तो वो खुद मरे या ना मरे, लेकिन तुम्हें जरूर मार देंगे। ठीक, मतलब उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है। ये भारत के ऐसे दीवाने थे। इसने उनके बारे में पढ़ा तो इसने कहा यार ये बहुत खतरनाक जगह भेज दिया हमें। इसने तुरंत लेटर लिखा, उसमें तार व्यवस्था चलती थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। इसने तुरंत क्लीमेंट एटली से कहा भैया देखो मैं नहीं रह पाऊंगा, यहाँ बहुत लोग खतरनाक हैं, और यहाँ देखो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे को मारने पे कतई उतार हुए, मेरे बस की बात नहीं, हम नहीं यहाँ रहेंगे, हमें हटाओ यहाँ से।
लार्ड निरंकुशों को हटाया जाता, फिर वहां पूछा जाता है कि कौन जाएगा भारत। कोई कहता है मरना थोड़ी है यार जाएंगे भारत, वहां देखो आदमी ऐसे ऐसे मार देता है, मार कतई खट दे, हम नहीं जाएंगे। एक व्यक्ति था माउंटबेटन, वो थोड़ा परिचित था भारत से, तो उसे लगा कि हाँ हम इस अवस्था को या स्थिति को डील कर सकते हैं। माउंटबेटन को भेजा गया। माउंटबेटन आया, और माउंटबेटन जब आया तो कांग्रेस को पता चला नया आया है कोई। कांग्रेस के लोग गए, नेहरू वेरू गए, सरदार पटेल गए, इससे कहे और भैया बढ़िया कि हाँ ठीक, इसको माँ टाफी वाफी खिलाई, चॉकलेट दी, बढ़िया यार हमारी तरफ थोड़ा ध्यान रखना और मामला सुलझा दो सही से, तभी मामला बढ़िया है। नहीं तो देखो भगत सिंह दिखा है, ये फोटो देखो, भगत सिंह है ये, ठीक, देखो कैसे फांसी चढ़ रहा है जलवे में, ठीक। और देखो ये देखो ये कौन है, कहीं ये चंद्रशेखर आज़ाद है, ठीक, बहुत हौकता था, ठीक। कहीं तुम कहीं हम भी आ रहे हैं, लाठी देखो ये वाली बढ़िया वाली रखते हैं, चमचमी वाली, ठीक। तो माउंटबेटन को समझा दिया उनने कि देखो ऐसा है, मामला जरा फिट रखना, ठीक, नहीं तो फिर मान लो अभी चॉकलेट दे रहे हैं और फिर देख लो ये यार सब मामला तैयारी रखते हैं हम। माउंटबेटन क्या करता है, आने के बाद अपनी एक योजना लाता है, मुस्लिम लीग से कहता है कि तुम नहीं मान रहे यार, कोई बात नहीं, मत मानो, बंटवारा कर देंगे, काहे परेशान हो रहे हो यार, पहल तुम परेशान हो रहे हो, अभी बंटवारा कर देते हैं। इसने क्या किया कि ठीक है बांट देंगे। इसने एक योजना लेके आया, माउंटबेटन योजना। इसने कहा भारत को 2 राष्ट्रों में बांट देंगे। मुस्लिम लीग से कहा आप खुश? हाँ बिल्कुल खुश। मुस्लिम लीग से कहा कि खुश हो? बोले हाँ बिल्कुल खुश है यार, बस यही तो चाहते हैं, बांट दो जल्दी फटाफट, हम भी अपना देखें। कहे हाँ ठीक, देखो तुम भी अपना। अब क्या करता है माउंटबेटन, पूछता है नेहरू सरदार जी से, पटेल से, कहता यार किधर से बांटे, कहां का दें? नेहरू कहते तो तुम्हारा काम है, कहां का दोगे, तुमने योजना बनाई, जहां का मर्जी हो दो। और हमने पहले ही आपको देखो जो भी बताना था वो बता दिया, और हमारा ये उसूल है, मान लो हम पहले आदमी को बताते हैं, तुम आए थे एक मेहमान की तरह, ठीक, हमने आपको मेहमान की तरह इज्जत दे दी, अब आप क्या चाहते हो वो आप सोच लो, हमें नहीं पता है कैसे करोगे। बना तो दी, अब बेचारे को लगाने में बड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक, उसको फॉलो कैसे करे। अब ये चक्कर में पड़ा, अब इससे करा यार क्या करें, कैसे आगे, ठीक, इससे कह रहा इटली से करा भैया यार कैसे बुलाओ, ये कह रहा नहीं अब नहीं आ पाओगे। अब तो नियम ही बदल गया, अब बदली तभी होगी जब तुम वहां से काम मामला सब शांत करके आओगे। कोई नहीं आने को राजी है, तुम ही रहो। अब माउंटबेटन बहुत परेशान, ये कहता है देखो यार किसी को तो भेजो, हम कैसे ये कर रहे हैं, हम मार डाले जाएंगे, यहां मरना नहीं है हमें। क्लीमेंट एटली क्या करते हैं वहां, क्लीमेंट एटली अब किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो मैप में या फिर ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो, जो भारत और पाकिस्तान को बांट दे, ऐसे 2 राष्ट्रों में बांट दे जिससे कि झगड़ा ना हो। अब ऐसा संभव नहीं था कि भारत और पाकिस्तान को 2 राष्ट्रों में इस तरीके से बांट दो कि झगड़ा ना हो। झगड़ा तो होना ही होना था, किसी को नहीं, कोई नहीं मिल रहा, जिसको बताएं कहां जाना कि भारत के, भैया नहीं जाएंगे, भारत नहीं जाएंगे कि पैसे बहुत मिलेंगे, पैसे नहीं जरूरत, मर जाएंगे यार वहां जाके। क्लीमेंट एटली ने सोचा साला ऐसा कोई नहीं जाएगा, ऐसा करो बताओ ना, चुपचाप भेज दो, जब बताओगे नहीं चुपचाप भेज दो, बाद में साले को वहां फंसा दो, मार साले को, उधर से नहीं मरेगा, हम इधर से मार देंगे। क्या होता है, एक व्यक्ति मिलता है रेड क्लिफ, और पता है रेड क्लिफ कैसा था, ये था साला वकील, हाँ, और आपको पता है वकील जो होते हैं वो बहुत लालची होते हैं, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दो, उनसे केस चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, वो ज्यादा पैसे पे मर जाएंगे, झूठे केस को सीधे व्यक्ति को फांसी लगवा देंगे, लेकिन उन्हें पैसा चाहिए। वकील था, ये क्या करता है, इसको क्लीमेंट एटली बताता कि भाई देखो एक ऐसा है, तुम जो काम करते हो इससे दुगना पैसा मिल सकता है और तुम्हें केवल छोटा सा काम करना है। तो ये कहता ऐसा क्या है, बोले देखो यार कुछ नहीं करना है, बस ये कागज है उस पर लाइन खींचनी है, इधर का बस, कुछ नहीं, बंटवारा करना है यार।
कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज कर देंगे यार, बंटवारे में क्या है यार, वो तो हजारों करवाए हमने यार, जाने कितने लोगों को बंटवारे रोज करवाते हैं यार, बैनामा करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो इसने कहा भाई, तो वही तुम बता रहे यार, तुम यार काम करते हो, अब इसीलिए तुम्हें हम चुन रहे हैं। ठीक, माउंटबेटन में बहुत जरूरत है यार, वहां कोई मिल नहीं रहा है। तो कहीं अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे यार। इसे भेज दिया भारत, ये आ गया भारत। इसे साले को पता ही नहीं होगा भारत में ऐसे लोगों को खंड देते हैं। ठीक, और कहीं भारत में आए होते और उत्तर प्रदेश में आए होते, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में आ गए होते, ठीक, तब तो ये और ही मर जाता, खौफ से ही मर जाता। तो क्या हुआ, अब रेड क्लिफ को भेजा गया, रेड क्लिफ आया, रेड क्लिफ माउंटबेटन से मिला। माउंटबेटन ने कहा देखो यार कुछ नहीं है, तुम यार कर दोगे। अब ये खुद मरा जा रहा डर के मारे, इससे कह रहा कुछ नहीं है, बस तुम कर दोगे यार, हमें पता नहीं है यार कैसे क्या होता है, तुम्हें पता है यार, तुम रात दिन करते हो, करो करो। ये कहता लाओ कहाँ क्या करना यार, हमें काम है, वहां एक केस छोड़ के आए हैं यार, आज कल सुनवाई है यार। वो कहता कल नहीं सुनवाई यार, उसे टलवाओ। कहता ठीक टलवा देंगे। क्या करता है ये, इसको देता है कि ये लो भाई मैप और बांटो इसे। ये कहता कि इसे बांटने में क्या, झेलो यार झेलो, बट गया। ठीक, ये पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, ये भारत। तो पता है इधर आज जो हमारा भारत है, तो देखिए आज हमारा जो भारत है वो इस टाइप का दिखता है। ठीक, उस समय देखिए ये जो पाकिस्तान यहां पर है ऐसे करके, ये जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है वो भी हमारे भारत का हिस्सा था, और यहाँ पर जो आज इधर का जो देश है ये बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, ये भी हमारे देश का ही हिस्सा था। तो उस रेड क्लिफ ने क्या किया, एक तो यहाँ से ऐसे करके बांट दिया, ये लो, और एक यहाँ से ऐसे लाइन खींच दी, ये लीजिए, ये हो गई, हो गया, बट गया। बोला ठीक, बट गया। बाद में क्या हुआ, ये आज बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, और ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बाद में 1972-71 में जब लड़ाई हुई तब इसको आजाद कराया था भारत ने, बांग्लादेश को। इसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं रेड क्लिफ की बात कर रहे थे, रेड क्लिफ की बात कर रहे थे। ठीक, तो रेड क्लिफ की बात कर रहे थे। रेड क्लिफ ने क्या है, दो रेखाएं, एक यहां खींच दी थी, एक यहां खींच दी थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा है, वो आज भी रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। तो रेड क्लिफ ने खींच देता है, अब फिर आराम से अपना खाना पीना खाता है। बाद में माउंटबेटन कहता है कि देखो बेटा, तुमने खींच तो दी लाइन, ठीक, अब तुम हौके जाओगे, अब तुम्हें जो तुम्हारे साथ होगा वो भगवान भी नहीं उसे रोक पाएगा कि तुम ऐसा काम कर दिए हो। ठीक, अब ये चक्कर में पड़ता है यार, ऐसा क्या कर दिया हमने, इतना बड़ा काम कर दिया, बंटवारा ही तो किया। ठीक, बाहर निकलता है, लोग इसे देखते हैं, एक दो मिलते हैं कि क्यों, ये पूछता भी है कि क्यों यार, जी कि यार बोल रहा था, बोल नहीं रहा था, तुमने जो कर दिया बेटा वो बहुत कर रहा काम कर दिया।